बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और आज हम करेंगे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल, बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10, 11 एंड 12। इससे पहले अभी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है, तो ये तीनों न्यूमेरिकल भी सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड आएंगे। तो 3 न्यूमेरिकल हैं आपकी बुक में, ठीक है, ये करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, चैप्टर 4 के। अब देखें, पहला न्यूमेरिकल जो है चैप्टर 4 का प्रॉब्लम नंबर 10, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ठीक है, अ कार इज़ ट्रैवलिंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर कार मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है। उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 200 मीटर, ठीक है, यानी सर्कल का रेडियस है 200 मीटर। इसको हम आर से डिनोट करेंगे एट 20 मीटर पर सेकंड। कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, इसको हम वी से डिनोट करेंगे। एंड हैज़ अ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है इसका 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 1000 किलोग्राम, अगर कार का मास 1000 किलोग्राम है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ए पार्ट है आपका। उसके बाद बी पार्ट है क्वेश्चन का, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज 0.8, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्कल द ट्रैक। इससे पहले हमने जो है सर्कुलर मोशन में एक एग्जांपल देखी थी कि अगर आपके पास एक, मैंने बताया था कि अगर टेबल है और टेबल पर, ठीक है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो अगर आप टेबल को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है, वो कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रही होगी, वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। इस तरह से जब कार सर्कल में मूव करती है, ठीक है, इसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी, जब कार सर्कल में मूव करती है तो उस पर भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स आती है वो कहाँ से आती है, ठीक है, वो आती है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले तो इन्होंने, ठीक है, ये बताया है कि एक कार जो है, ठीक है, जिसका मास जो है वो 1000 किलोग्राम है और सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, रेडियस 200 मीटर है। ठीक है, अगर उसका एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ठीक है, तो उसके लिए कितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। ठीक है, इस एक्सेलरेशन के लिए जितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं F इज इक्वल टू म्यू आर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये म्यू आर के फॉर्मूले से, ठीक है, वो जो कैलकुलेट होगी वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। इसमें जो हम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे ये मैक्सिमम नहीं है, लेकिन ये वो है, ठीक है, जो कि इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। यानी हमें ये मालूम हो जाएगा कि अगर कार मूव कर रही है किसी स्पीड से और इसका एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कितनी, ठीक है, आप समझ लें कि मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होगी, ठीक है, कार को मूव करवाने के लिए। अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी कार ये मूव कर रही है या कोई चीज़ मूव कर रही है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बनती है, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करती है सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। तो डाटा हमारा देखें ये बन रहा है प्रॉब्लम के लिहाज से, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 200 मीटर, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यानी एक एक्स्ट्रा वैल्यू दी हुई है जिसको हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास ऑफ द कार 1000 किलोग्राम, और आपको कैलकुलेट करनी है फ्रिक्शनल फोर्स टू प्रोवाइड दिस एक्सेलरेशन।
ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन के लिए क्योंकि आपको फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आप जो है इसी के साथ ये ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका इंक्लूडेड हो, ये ठीक है। इसी से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और आपको कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम स्पीड जिससे कि कार मूव कर सकती है सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगा, ठीक है, मैंने बताया था आपको, अगर ज़्यादा स्पीड होगी और फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी तो फिर क्या होगा, कार जस्ट सर्कल से निकल जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्कल से निकल जाता है, फिर वो सर्कल में मूव नहीं करता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब सब पहला पार्ट जो हमारा उसमें क्या है कि हम कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जो कि 4.5 का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। अब फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, m मल्टीप्लाई बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और मास है कार का 1000 और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 4.5 ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप mv²/r का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि v गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन उन्होंने कहा कि इस एक्सेलरेशन के लिए कितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, तो अब आप ac का, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ac की वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए वो जो आप वेलोसिटी जो दी हुई है वो इस एक्सेलरेशन के हिसाब से नहीं है ये, ठीक है, यानी उस v²/r से अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 4.5 नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम mv²/r का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो समझ लें बिल्कुल ही गैर ज़रूरी जो है, समझ लें एक वैल्यू दे दी उन्होंने ये। तो इस एक्सेलरेशन के लिए कितनी फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पर MAC का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, हमारे पास आ गई फ्रिक्शनल फोर्स 4500 न्यूटन, इतनी फोर्स चाहिए, ठीक है, कार को फ्रिक्शनल फोर्स, ताकि वो इतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मूव कर सके। सेकंड में हमारे पास है मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड के लिए, ठीक है, क्या होगा, आप मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, यानी आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें होता तो यही है इसमें, ठीक है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी ये मैक्सिमम होगी, ठीक है, और जब मैक्सिमम आप फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लेंगे तो उससे तो यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है, वो हमें बता देंगे कि यहाँ पर इतनी मैक्सिमम स्पीड से, ठीक है, कार ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम, ठीक है, आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। तो असल में जो कार और मैंने कार का जो टायर है और उसका जो सर्कुलर ट्रैक है, तो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो असल में ये है ये, ठीक है, हमारे पास जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, वो होती है मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास असल में ये है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड, ठीक है, और इससे जो है हम कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, क्या होनी चाहिए इसकी, ताकि ये, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होगी तो वो स्किड कर जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने वही फार्मूला लिखा है, क्योंकि हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे mv²/r का, और यहाँ पे ये स्पीड जाएगी तो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास अब r नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हमें देखें vm तो कैलकुलेट करना है, मास गिवन है, और ये r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक गिवन है। ये जो r नॉर्मल रिएक्शन है ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये भी हमें गिवन है म्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि r किसके इक्वल होता है, आर होता है W के इक्वल, वेट के इक्वल, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, W के इक्वल, और वेट किसके इक्वल होता है, mg, ये वेट का फॉर्मूला mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो r की जगह हम पुट कर देंगे mg, तो क्या होगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, r को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये vm² का फॉर्मूला आ गया म्यू rg। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, vm की मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाना होगा, तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर दोनों साइड पर, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लूँगी, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लूँगी, ठीक है, मैंने ये स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट जो है फिर ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो आपके पास यहाँ भी एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये आगे मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला √μrg, और यहाँ पे क्या है आपके पास, ठीक है, 0.8 म्यू की वैल्यू है, r है 200, g होता है 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1568, इसकी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे आएगा 39.598, और फिर मैंने इसको 598 को राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 6, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड जो है ये आ रही है कार की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स
39.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतने स्पीड होगी तो कार सर्कल में मूव करेगी, इससे कम होगी तो भी कार सर्कल में मूव कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, द टर्न टेबल ऑफ अ रिकॉर्ड प्लेयर रोटेट्स इनिशियली एट अ रेट ऑफ 33 revolution per minute and takes 20 seconds to come to rest। ठीक है, ए पार्ट में देखें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द टर्न टेबल एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बी पार्ट में हाउ मैनी रोटेशन डज द टर्न टेबल मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सी पार्ट, if the radius of the turntable is 0.14 meter, what is the initial linear speed of a bug riding on the rim। और डी पार्ट में what is the magnitude of tangential acceleration of the bug at time t is equal to 0। यानी इनिशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसको आप ये देखें कि होता क्या है। ये हमारे पास टर्न टेबल जो है रिकॉर्ड प्लेयर की ऐसी होती है ये। ठीक है, पूरा समझ लें रिकॉर्ड प्लेयर है और ये इसकी टर्न टेबल है। ठीक है, ये जो है घूमती है और बीच में ये क्या है, ये इसकी पिन है और इसके ऊपर रखते क्या हैं। ठीक है, अब इसको जब इसको समझ लें स्विच ऑन करते हैं, ज़ाहिर बात है ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगा। इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू हो जाएगी ये। ठीक है, अब ये जो इसकी जो पिन है, ठीक है, यहाँ पे देखें रिकॉर्ड प्लेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं आप, रिकॉर्ड रखते हैं। ये रिकॉर्ड जो होता है ये एक समझने की डिस्क की तरह होता है, ये सीडी की तरह, जैसे नहीं ब्लैक कलर का ये समझने होता है। इसके बीच में एक होल होता है, ये इस होल को आप इस पिन के अंदर, ठीक है, इस तरह से पास करते हैं और इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको प्लेस कर देते हैं, ये टर्न टेबल के ऊपर आ जाती है। तो जब टर्न टेबल घूमती है तो ये रिकॉर्ड भी घूमता है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड में ज़ाहिर बात है कोई डाटा सेव है जो कि आपको सुनना है। तो अब इसको सुनने के लिए क्या करते हैं, अभी जब ये घूमेगा आपको सुनाई कुछ नहीं आएगा ये। ठीक है, कैसे सुनाई आता है, इसमें एक होता है ये समझने की लीवर की तरह का, ये होता है टोन आर्म। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड पे रखते हैं। ठीक है, ये असल में क्या होता है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है साइड में रखा होता है। ये साइड से उठा के हाथ से आप क्या करते हैं, इसको ऊपर रखते हैं तो ये इसको टच करता है ये। ठीक है, और फिर ये घूमता जाता है। ठीक है, और ये इसके ऊपर ही रहता है ये। तो फिर इसमें से जो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होता है वो हमें सुनाई देता है ये। ठीक है, और अगर आपको इसको समझ लें कि शुरू से सुनना होता है तो इसको हम क्या रखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे इसके ट्रैक बने हुए होते हैं, यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक। तो जब आप पहले ट्रैक पर रखते हैं तो ये बिल्कुल शुरू से समझ लें कि जो भी इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है वो हम इसको सुन सकते हैं ये। इस तरह की इसकी वर्किंग होती है। तो अब ये जो टर्न टेबल घूम रही है, इन्होंने तो रिकॉर्ड नहीं रखा, खाली टर्न टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये टर्न टेबल जो देखें ये मूव कर रही है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जैसे कि फर्ज करें ये मूव कर रही है, इन्होंने इसकी जो समझ लें कि फ्रीक्वेंसी बताई है 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने इसके रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं, 33। ठीक है, 33 रोटेशन कंप्लीट कर रही है एक मिनट में, ये इनकी क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी बताई है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। अब जब स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये स्विच ऑफ करने पर ये जैसे कि आप फैन स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, ये फैन आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अगर पहले बताएं कि तेज चल रहा है तो आहिस्ता इसकी स्पीड क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और फिर क्या होगा, फिर रुक जाएगा। इस तरह ये भी होगा, जब स्विच ऑफ करेंगे इसका तो इसकी स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। यानी 33 रेवोल्यूशन से 25, 20, ठीक है, 15, 10, 5, ठीक है, 4, 3 और आखिर में स्टॉप। ठीक है, रुक जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि 20 सेकंड में ही रुका, यानी स्विच ऑफ करने के बाद कितना टाइम लगा इसको स्टॉप होने में, 20 सेकंड। तो टाइम है 20 सेकंड। अब यहाँ पे जब ये रुका है तो इसका क्या हो रहा है, ये इसकी, ठीक है, स्पीड जो है ये चेंज हुई है। ठीक है, इसकी लीनियर स्पीड भी चेंज हुई है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी चेंज हुई है। ठीक है, और जब भी देखें कि आपके पास वेलोसिटी चेंज होती है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है, तो क्या होता है, वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो वो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखें कि सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि इनिशियली, ठीक है, इस समझ लें कि फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही थी और 20 सेकंड में, ठीक है, ये रेस्ट में आ गई है। तो इस 20 सेकंड में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि 20 सेकंड में, यानी रुकने तक, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसने कितने रोटेशन कंप्लीट किए हैं टर्न टेबल ने, ये हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ रोटेशंस। इसी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल लीनियर स्पीड। एक बग बैठा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, टेबल के ऊपर, ठीक है, और जैसे से टेबल मूव कर रही है तो बग भी मूव कर रहा है। तो अब उसकी क्या इनिशियल स्पीड होगी, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि टर्न टेबल की क्या इनिशियल लीनियर स्पीड होगी। तो इनिशियल लीनियर स्पीड हमें कैलकुलेट करना है और वो हम इस डाटा से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि फाइनली तो ये रुक गई है टेबल, तो फाइनल स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, फाइनल फ्रीक्वेंसी भी ज़ीरो हो जाएगी, फाइनल इसकी लीनियर स्पीड भी ज़ीरो हो जाएगी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि फाइनली ये रेस्ट में आ गई है। उसके बाद डी पार्ट में कैलकुलेट करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जो है इसी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर, बग बैठा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है आप समझ लें, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड तो नहीं रखा है इन्होंने, तो एक बग बैठा है, उसका आप ये कह रहे हैं वो सर्कल में मूव कर रहा है, क्योंकि जब ये टर्न टेबल घूम रही है तो वो भी घूम रहा है। तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वो इनिशियल कैलकुलेट करना है, क्योंकि फाइनल क्या होगा, ठीक है, फाइनल तो रेस्ट में आ गई है। अब यहाँ पे ये देखेंगे हमारा डाटा क्या बन रहा है। डाटा हमारा बन रहा है कि सबसे पहले इन्होंने गिवन है हमारे पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने इससे पहचाना, ठीक है, यूनिट्स है कि ये रेवोल्यूशन पर मिनट क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और इसको, ठीक है, अगर आप देखें कि बुक्स में बाज़ दफ़ा रेवोल्यूशन पर मिनट को इस तरह भी लिखते हैं आरपीएम। ठीक है, लेकिन हमारे पास बुक में इसी तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी का ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, पर मिनट हमारे पास नहीं है, ये क्या होना चाहिए, पर सेकंड होना चाहिए। तो अब हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, एक मिनट में हमें पता है कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो मिनट की जगह हम लिख देंगे 60 सेकंड। 60 ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे 60 ये सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 60 सेकंड हो गया और यहाँ पर अब मैं इसको डिवाइड करूँगी। ठीक है, 33 को, ठीक है, मैं डिवाइड करूँगी किससे, 60 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.55। अब ये हो गया रेवोल्यूशन पर सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। यानी कि ये हमें बताया था कि एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, 33 रोटेशन, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है एक सेकंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं, 0.55 रोटेशन। इससे अब हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी से हमें क्या कैलकुलेट होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, 2πf, 2 ये पाई की वैल्यू है, ये आपने कैलकुलेट किया है fi। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3.456। ये आ गई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और इसका एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये इनिशियल आई है। ठीक है, टाइम है जितनी देर में रुकी है ये है 20 सेकेंड, और रुकने के बाद फाइनल लीनियर वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखें, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है आपको एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें ये देखें, हम यहाँ पे कोई इक्वेशंस यूज़ करेंगे। देखें, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं और ये होती है हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये होती है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, हम ये लीनियर मोशन के लिए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, इन 3 इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए।
यानी एंगुलर मोशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखें करना क्या है हमें कि इसको अगर हम इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, इसको हम एंगुलर मोशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम इसको जहाँ पे लीनियर चीज़ है उसको हम एंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे। ये लीनियर फाइनल वेलोसिटी है, तो लीनियर की जगह हम क्या कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी लिख देंगे, ओमेगा एफ लिख देंगे। ये लीनियर इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इसकी जगह हम लिख देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और टाइम जो है वो टाइम ही रहेगा क्योंकि ये लीनियर एंगुलर नहीं होता। फिर यहाँ सेकंड में देखें, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम चेंज कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। सर्कुलर मोशन में हमने देखा। फिर लीनियर वेलोसिटी ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, टाइम टाइम ही रहेगा, ठीक है, हाफ हाफ ही रहेगा। ये है लीनियर एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम जो है वो आपका टाइम ही रहेगा। उसके बाद थर्ड देखें, टू टू रहेगा, ये है लीनियर एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर वेलोसिटी, तो ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल है तो फाइनल। और लीनियर वेलोसिटी इनिशियल, और ये फाइनल, ठीक है, वेलोसिटी आपके पास ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल। तो बस आपने लीनियर को एंगुलर में चेंज करके ये इक्वेशन बना ली, और ये आप सर्कुलर मोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहीं से हम पहली इक्वेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पे देखें ओमेगा आई अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगी तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, और फिर टी जो है यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा, तो अल्फ़ा का फार्मूला हमारा बन जाएगा, देखें एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला बनेगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई अपॉन टी। और यहाँ पर, ठीक है, ये उसी तरह से फार्मूला बन रहा है जैसे आपका ए का फार्मूला बनता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ठीक है। और ये हम इसका फार्मूला देख चुके हैं जब हमने एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा था। तो ये देखें वैल्यूज़ हैं मेरे पास, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 3.456 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल 0, टाइम 20 सेकेंड, ठीक है। अब जब डिवाइड करेंगे देखें इसमें माइनस का साइन आएगा, ठीक है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 0.1728, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर नेगेटिव क्यों आ रहा है, देखिए जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है लीनियर या एंगुलर तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका माइनस साइन इसलिए आ रहा है यहाँ पर। सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रोटेशन n, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास n का, तो अब हम देखेंगे आगे हम इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले मालूम करना होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी 20 सेकंड में, ठीक है, ये जो रोटेट कर रही है टर्न टेबल, ये जो टर्न टेबल रोटेट कर रही है इसने 20 सेकंड में कितना एंगल कंप्लीट किया है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब आप ये देखें हम यूज़ कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो हमने अभी बनाई है चेंज करके वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसका फार्मूला बना लेंगे, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और ये 2 अल्फ़ा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और यहाँ देखें हमारे पास वैल्यूज़ हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 3.456, अल्फ़ा अभी हमने कैलकुलेट किया है 0.1728। और यहाँ पे देखें कि माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ माइनस रहेगा, और इसका स्क्वायर कर लेंगे आप, और ये भी माइनस रहेगा, इसको 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये माइनस और ये माइनस जो है ना कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आपके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा आपके पास 34.56, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, रेडियन, ये रेडियन में आ रही है, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है आपको देखें क्या बता रहा है कि ये जो टर्न टेबल मूव कर रही है, ठीक है, ये जो टर्न टेबल समझ लें मूव कर रही है, इसने एंगल कंप्लीट किया है 34.56 रेडियन, ठीक है। अब उसमें कितने रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं इतने एंगल में, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें कि अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में मूव कर रहा है, अगर वो 1 रोटेशन कंप्लीट करता है तो कितना एंगल कवर होता है,
डिग्री में हम कहते हैं कितना एंगल इसने कवर किया वन रोटेशन में 360 डिग्री, ठीक है। और ठीक है, रेडियन में हम कहते हैं कितना एंगल कवर किया है वन रोटेशन में 2 पाई रेडियन, ठीक है। और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है ये। तो वन रोटेशन का एंगल है 360 डिग्री और वन रोटेशन का एंगल है 2 पाई रेडियन। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है और उसने एंगल जो है कवर किया है, ठीक है, उसने एंगल जो कवर किया है वो किया है 720 डिग्री, ठीक है, 720 डिग्री, ठीक है, ये एंगल इसने कवर किया है। अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसने 720 डिग्री एंगल कवर किया है तो आप कितने रोटेशन उसने पूरे किए होंगे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एक रोटेशन का एंगल होता है 360 डिग्री। तो अगर कोई बॉडी जो है वो 720 डिग्री एंगल कवर कर रही है, ठीक है, तो उसने कितना एंगल कवर किया होगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे मालूम करेंगे, इस 720 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 360 से, यानी एंगल फॉर वन रोटेशन से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी ने 720 डिग्री कंप्लीट किया है तो इसका मतलब है कि उसने 2 रोटेशन कंप्लीट किए, ठीक है। तो ये तो डिग्री में बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम रेडियन में, क्योंकि हमारे पास एंगल है तो अब हम रेडियन में देखेंगे, ठीक है। हमारे पास रेडियन में एंगल है तो रेडियन में वन रोटेशन में एंगल कंप्लीट हो रहा है 2 पाई रेडियन। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और ये टर्न टेबल, उसने इतना रेडियन एंगल कंप्लीट किया है तो उसने कितने रोटेशन कंप्लीट किए होंगे, तो हम इस एंगल को डिवाइड कर देंगे एंगल फॉर वन रोटेशन, ठीक है। और रेडियन में जो एंगल होता है वन रोटेशन का वो होता है 2 पाई रेडियन। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 पाई से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नंबर रोटेशन का, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। 2 पाई क्या है, 2 पाई रेडियन, और यहाँ पर आप फिर 34.56 थीटा की वैल्यू लिखेंगे और पाई जो है वो आपका 3.42 होता है। अब आप इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप इसको डिवाइड करें पहले 2 से, जो आंसर आएगा, फिर आप डिवाइड करें इसको 3.142 से, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ रोटेशन, और ये आ रहा है 5.49968, राउंड ऑफ करके आ जाएगा 5.5, यानी 5.5, ठीक है। 5 पूरे कंप्लीट रोटेशन, 1 2 3 4 5, और इसके बाद हाफ रोटेशन। तो इस टर्न टेबल ने रुकते रुकते 20 सेकंड में कितने रोटेशन कंप्लीट किए हैं, 5.5 रोटेशन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। सी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल लीनियर स्पीड, जो कि वी आई है, ठीक है। वी आई हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है वी का, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर इज़ द रेडियस ऑफ टर्न टेबल। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल लीनियर स्पीड ऑफ द बग। तो ये आर की वैल्यू पुट की है मैंने, ठीक है। ओमेगा आई की वैल्यू पुट की, मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आएगी मेरे पास इनिशियल लीनियर स्पीड। इसको भी मैंने राउंड ऑफ किया है, तो 38 को राउंड ऑफ करके 4 लिखा है मैंने, तो आंसर आ रहा है 0.484, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। लास्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, बग का। अब यहाँ पे देखें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये आपका AT होता है। AT का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था और वो था हमारे पास AT इज इक्वल टू आर एल्फा, यानी कि जब भी आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा और आपको अल्फा मालूम होगा, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर ये आपको मालूम है तो फिर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये आपको मालूम नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये हमारे पास आ रहा है, अगर ये मालूम नहीं है तो फिर एक दूसरा फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमें अल्फ़ा मालूम होता है तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आर अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए मैंने अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन इसके साथ नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो आपसे सिर्फ वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड आप उसको पॉजिटिव में बताएंगे, ठीक है। यानी अगर आपसे सिर्फ पूछते टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आप यहाँ माइनस पुट करते, ये माइनस में आता,
ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन सिर्फ इनको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू को, ये आएगा 0.02419। यहाँ पे मैं राउंड ऑफ किया है, 19 को राउंड ऑफ करके मैंने 2 कर दिया, 2 का मतलब 20 हो गया। ये हो जाएगा 0.0242 और इसका यूनिट क्या होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट भी होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है, प्रॉब्लम में। अब देखिए हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका प्रॉब्लम नंबर 12। ये हमारे पास है, टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन ऑफ लेंथ 4 मीटर इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में क्या होता है, बॉडी इस तरह से जब रोटेट करती है तो ये वर्टिकल सर्कल होता है, ठीक है। और कोई इस तरह से मूव करती है जैसे कि कार ऑन द सर्कुलर ट्रैक, या कोई ऑब्जेक्ट ऑन टेबल, ठीक है। या भी जैसे आपका रिकॉर्ड आप देख रहे थे, रिकॉर्ड प्लेयर में जो रिकॉर्ड मूव कर रहा था, ये टर्न टेबल मूव कर रही थी, तो उसका सर्कल कैसा था, हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, टार्जन की, ठीक है। ये टार्जन जो है, ठीक है, आपको पता होगा एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि एक बच्चा होता है वो जंगल में, ठीक है, उसको गोरिल्ला जो है वो उसको पालते हैं, तो वो भी उसी की तरह से फिर वो खाता है गोरिल्ला की तरह से, और चलता फिरता है और जंप लगाता है। और समझ लें कि जंगल में जो है जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, उन पे जो लंबी लंबी बेलें लटक रही होती हैं, वाइन जो लटक रही होती हैं, उनको पकड़ के वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाता है, ये जंप करता है ये, ठीक है। तो अब उस टार्जन कैरेक्टर की बात हो रही है कि टार्जन स्विंग कर रहा है, ठीक है। ज़ाहिर है कि अगर वो आपके पास इस तरह से, ठीक है, एक बेल लटक रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर टार्जन उसको पकड़ के, ठीक है, जंप लगाएगा, ठीक है, और किसी चीज़ के दूसरे दरख्त पे जाएगा, ये दूसरी समझ लें कि किसी और चीज़ पे जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, ये झूले की तरह से एक तरह से ये स्विंग हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह से क्या कर रहा है, ये स्विंग कर रहा है। तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये टार्जन जो है वो स्विंग कर रहा है, और ये जो जिस बेल जो लटक रही है उस वाइन की लेंथ है 4 मीटर, और टार्जन मूव कर रहा है वर्टिकल सर्कल में, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि टार्जन जब देखिए मूव करेगा, ठीक है, अगर कोई बेल लटक रही है तो टार्जन जैसे इधर चला गया, ठीक है, यहाँ से आपके इधर चला गया, तो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है कि पूरा इस तरह से मूव कर रहा है सर्कल में, ठीक है। लेकिन जब इस तरह की मोशन होती है, ठीक है, यानी कि इस तरह से ये समझ लें वाइब्रेटरी मोशन, तो ये होती है पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। यानी अगर आप इस वाइब्रेटरी मोशन का जो ये आपके पास एक आर्क है, इसको अगर आप कंप्लीट करें तो एक पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए, ठीक है, यहाँ पर इसलिए, ठीक है, इसको सर्कल कहा गया, वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। व्हेन द वाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द वर्टिकल, टार्जन हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब वाइन जो है एंगल बना रही है वर्टिकल लाइन के साथ, वर्टिकल का मतलब यही है कि ये वाली लाइन, ठीक है, और जो है टार्जन जो है, ठीक है, कहाँ पर है, टार्जन यहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये जो इसकी वाइन है ये कितना एंगल बना रही है, ये वर्टिकल लाइन के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये है 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री वाइन एंगल बना रही है वर्टिकल सर्कल के साथ, ठीक है। उस वक्त टार्जन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, फिर आपको कैलकुलेट करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और फिर इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए हम डाटा बनाते हैं, और यहाँ पे आप ये देखें, फिगर भी देख लें कि ये आपके पास, ये तो समझ लें कि ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और ये जो है वाइन है, ठीक है, ये समझ लें वर्टिकल लाइन भी है, वाइन भी, और वाइन जो है इस वक्त ये पोजीशन ये है, ये टार्जन यहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये जो वाइन जो है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रही है, ये 20 डिग्री का एंगल है, सपोज थीटा का हम डिनोट कर रहे हैं, थीटा इज 20 डिग्री, और ये जो वाइन है इसकी जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ठीक है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक लेंथ, ये इसकी 4 मीटर है। अब देखिए इसको एल से डिनोट नहीं कर रहे हैं, इसको आर से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये जो टार्जन मूव कर रहा है इस तरह से, अगर आप इसको कंप्लीट पूरा बना लें तो एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, कितनी इस वाइन की लेंथ है,
तो ये हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल 4 मीटर। टार्जन इस वक्त यहाँ पर है और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारे लीनियर स्पीड भी। कैलकुलेट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये देखिए कि यहाँ पर इसको हम जो सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमें पता है, हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है, AC इक्वल टू v²/r, ठीक है, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, v की वैल्यू भी गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे करेंगे और फिर रिजल्टेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर अब ये देखें कि इसको अब 8 चैप्टर में हम यहाँ पर एक टॉपिक आएगा पेंडुलम का, उससे, ठीक है, आप समझ लें कि वहाँ पे आप डेरिवेशन इसकी करेंगे। ब्रीफली हम आपको यहाँ बता देते हैं कि यहाँ पे किस तरह से होगा। पेंडुलम की तरह से हम समझ लें यहाँ पे इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि जब पेंडुलम होता है, पेंडुलम का आपने देखा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है, एक थ्रेड होता है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉब, मेटल का बॉब यहाँ पे अटैच होता है, ये बन जाता है एक पेंडुलम। और पेंडुलम को फिर आप क्या करते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन होती है और फिर आप क्या करते हैं, उसको यहाँ पर, ठीक है, लेके जाते हैं, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ठीक है, ये आपने इसको डिस्प्लेस किया है, ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं, तो फिर ये पेंडुलम इस तरह से ये मूव करता है, ठीक है, ये इसकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो यहाँ पर ये समझना, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी मीन पोजीशन है। ये अब पेंडुलम जब यहाँ पर होता है तो अब ये देखें क्या कौन कौन सी फोर्सेस इस पर अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। एक तो इसके थ्रेड के अंदर कोई भी चीज़ देखें, जब किसी थ्रेड से किसी चीज़ से हैंग हुई होगी, उस थ्रेड के अंदर एक टेंशन आएगी। टेंशन होती है हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग और होती है टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। तो ये टेंशन हमारे पास आएगी इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर इसका फिक्स पॉइंट होगा और अलोंग द स्ट्रिंग होगी, ठीक है। मैं अभी पेंडुलम के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और फिर यहाँ पे आप क्या सपोज करेंगे, यहाँ टार्जन है और ये क्या है, ये वाइन है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे टेंशन आती है स्ट्रिंग में, फिर पेंडुलम का जो वेट होता है, ये वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो मैंने यहाँ पे देखें इसका वेट बनाया W, ठीक है, और फिर इसको वेट को हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट हम ये बनाते हैं और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर होता है, ठीक है, जिसको हम फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमेशा वेट क्या होती है, फोर्स, और फोर्स लग रही होती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी असल पोजीशन यहाँ नहीं होती है, फिर क्या होती है, यहाँ होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर है। तो एक वेट का कंपोनेंट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये एंगल जो होता है और ये एंगल सेम होता है। अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये थीटा एंगल बनेगा। तो ये जो कंपोनेंट होता है वेट का, ये होता है W cos थीटा और ये होता है W sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पेंडुलम है, ये ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रही है, ठीक है, ना अलोंग दिस डायरेक्शन टेंशन, ना अलोंग दिस डायरेक्शन W cos थीटा, बल्कि ये मूव करता है, जब इसको हम रिलीज करते हैं तो ये यहाँ पर आता है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है, ठीक है। तो ये इसकी समझ लें कि जो W sin थीटा है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है। तो अब पेंडुलम जो है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं, यानी टेंशन और W cos थीटा, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, W cos थीटा इज इक्वल टू टेंशन, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, इनका कोई मोशन में पार्ट नहीं होता। तो ये W sin थीटा जो कंपोनेंट है, ये फोर्स है, ठीक है, ये इसको लेके आता है वापस, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये वापस आ रहा है। अगर आपने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया है पेंडुलम को, तो पेंडुलम जब वापस आता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वापस आता है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और कौन सी फोर्स इसको वापस लेके आ रही होती है, वो होती है W sin थीटा, ठीक है। और जब ये वापस आता है तो ज़ाहिर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही होती है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इस फोर्स की वजह से, W sin थीटा की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, वो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होता है, ये, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें ये टार्जन है, ये, तो ये क्या होगा, W होगा इस टार्जन का वेट, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें कि जब टार्जन यहाँ पर आएगा इस तरह से, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन होगी इस फोर्स की भी, W sin थीटा की भी डायरेक्शन है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, वो किस डायरेक्शन में होगा,
वो होगा इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो होगी AC ये, और जो W sin थीटा है, ठीक है, वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की AT। और यहाँ से आप ये देख लें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं, ये यानी एक दूसरे के, ठीक है, परपेंडिकुलर है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हमने देखा ये। तो अब हमें ये कैलकुलेट करने हैं और हम फार्मूला बनाएंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। यहाँ पे हमें देखें कोई एंगुलर वेलोसिटी गिवन नहीं है, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, AT = R अल्फा, ठीक है। हम दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे जो कि पेंडुलम के टॉपिक में हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला बनता है। तो सबसे पहले अब देखिए हमने जो डाटा बनाया इससे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला तो वही है जो आपने पुराना आपने लिया था, ठीक है, AC = ठीक है V²/R, V की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है, R है 4, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 / 4 हमारे पास आएगा 6.25, ठीक है, मीटर/सेकंड²। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किससे, फोर्स है, वो फोर्स है W sin थीटा, और जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है वो होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ MA, ठीक है। तो MA = mg sin थीटा, यही फार्मूला हमारे पेंडुलम में भी बनेगा। यहाँ पे देखें mm दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा A = g sin थीटा, थीटा गिवन है, g की वैल्यू 9.8 और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। g 9.8, थीटा 20 डिग्री, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 20 डिग्री की वैल्यू को 9.8 से, तो ये आ जाता है 3.35 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 3.35 मीटर/सेकंड²। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आप मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है टेंजेंट, इनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, यानी कि दोनों बिहेव कर रहे हैं जस्ट लाइक टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो देखें जब आपको कोई दो कंपोनेंट एक वेक्टर के पता होते हैं जैसे AX AY, तो आप रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं, आप रिजल्टेंट मालूम करते हैं A = √AX² + AY², ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह बिहेव करना है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये बिहेव कर रहे हैं जस्ट लाइक टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट भी हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी, और ये क्यों होगी, इस ऐसे कि अगर आप इसको हेड टू टेल ज्वाइन कर दें इन दोनों कंपोनेंट्स को, यानी इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे रीड्रॉ कर लूँ तो ये हो जाएगी इसका रिजल्टेंट, ठीक है, फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये है A। तो इसका फॉर्मूला उसी तरह बनेगा A = ठीक है, AC² + AT²। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की मैंने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, पहले स्क्वायर करेंगे दोनों का, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 6.25 स्क्वायर की प्रेस करें प्लस 3.35 स्क्वायर, ठीक है, आंसर आ जाएगा 50.285। फिर आप इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, और आपके पास आ जाएगा 7.09। तो ये आपके पास आ रहा है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, किसका, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। यानी जब भी बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे इसी फार्मूले से, और वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, ठीक है। यानी इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये दोनों क्योंकि आप मीटर/सेकंड² में, ठीक है, ले रहे होते हैं, तो आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी किस में आएगा, मीटर/सेकंड² में। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब हमने इस चैप्टर के तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन के, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे।